अब मैं बहुत शानदार बोलने वाले और बहुत चुटीला बोलने वाले अगले वक्ता हैं हमारे रविंद्र आरोही जी। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और अपने व्याख्यान से, अपनी बातों से हमें बताएं कि आपके द्वंद्व क्या हैं। आप समकालीन हिंदी कहानी के जाने माने नाम हैं। एक कहानी संग्रह और एक उपन्यास आपने रचा है। उपन्यास जो है आसमान के ताक पर प्रकाशित है। मैं बहुत आदर के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। रविंद्र आरोही जी अगले वक्ता हमारे हैं। कैफी हाशमी जी। नमस्कार। गला सूख रहा है थोड़ा। दिव्या विजय के बाद बोलकर जाने के बाद जो श्रुति जी ने कहा, वो मेरे जाने के बाद ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं बहुत सुस्पष्ट बोला और बहुत क्लियरिटी नहीं है इसमें, क्योंकि यात्राओं में मैंने इसे लिखा है। इसलिए नहीं कि टाइम नहीं था, इसलिए नहीं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए कि उसी टाइम में मैं ज़्यादा क्रिएटिव रहता हूँ। इसीलिए मैंने इसको अलग अलग पर्चे में लिखा है। सबसे पहले तो मैं जब ये विषय मिला तो मैं रचनात्मकता के बारे में लगातार सोचने लगा कि रचनात्मकता है क्या। बहुत देर सोचने के बाद मुझे लगा कि मैं तो द्वंद्व में हूँ कि रचनात्मकता क्या है। तो एक लाइन में कहूँ तो मेरे द्वंद्व ही मेरी रचनात्मकता है। तो मैं उपस्थित हूँ, मेरी उपस्थिति ही मेरी रचनात्मकता है, और जो बोलूँगा वह मेरे द्वंद्व है। मैं भटक जाऊं तो समझिएगा कि मैं गहरे द्वंद्व में हूँ। हाँ, मैंने उसे कहा था कि रचनात्मकता को मैं ठीक ठीक समझ पाता, बहुत सोचता, बहुत द्वंद्व की स्थिति बनती, ये सारी चीजें हैं। द्वंद्व के बारे में एक चीज मैं बताऊं जो मैंने देखा समझा कि द्वंद्व एक शुरुआती चीज है। किसी भी चीज की शुरुआती स्थिति द्वंद्व है, और थोड़ा सा सुविधाजनक भी। यदि किसी को भरे बाजार में नंगा कर दिया जाए तो उसके पास कोई द्वंद्व नहीं रहेगा। द्वंद्व जो देख रहे हैं उनके सामने है कि बचाएं कि नहीं बचाएं, कि चले जाएं। जो जिसे नंगा किया गया है उसके पास कोई द्वंद्व, वो द्वंद्व को पार कर गया है, या तो मार देगा या मर जाएगा। सिंपल सी बात है। तो द्वंद्व के बाद की स्थिति भी हमें थोड़ी सी जान लेनी चाहिए कि द्वंद्व के बाद एक बेचैनी होती है, एक अंधेरा होता है। मैं प्रियंवद जी बैठे हैं, अभी अभी ऐसा इसमें लिखा नहीं है, अभी अभी ऐसी उनकी कहानी है, एक बूढ़े का उत्सव। उसमें जो माँ का द्वंद्व है, वो भूल से भी मत समझिए कि वो प्रियंवद जी का द्वंद्व है। मैंने जो देखा है कि द्वंद्व में रह कर वैसी कहानी नहीं लिखी जाएगी। द्वंद्व को पार करके और उस बेचैनी को आत्मसात करके तब वो कहानी लिखी जाएगी। और द्वंद्व यदि किसी रचना में आप देख रहे हैं, यदि कोई ढुलमुल कैरेक्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि लेखक ढुलमुल है। वो ढुलमुल या दुविधाग्रस्त यदि किसी किरदार को दिखा रहा है, मैं पीछे वालों को एड्रेस कर रहा हूँ क्लियरली, मैं इधर को नहीं, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, मैं उन लोगों को तो द्वंद्व के बारे में ये बात जाने कि वो दुविधाग्रस्त या द्वंद्व वाला जो कैरेक्टर है वो लेखक नहीं है। वो एक कैरेक्टर खड़ा कर रहा है कि आप देखें और रिलेट करें उससे कि क्या है। मैंने कहा कि शुरुआती चीज है, तो कई बार आपको लगेगा कि मैं तो हमेशा द्वंद्व में रहता हूं। आप खुद को कई बार देखेंगे कि आप हमेशा द्वंद्व में हैं, तो बात यह है कि हमेशा आपके साथ एक नई शुरुआत हो जा रही है। दृश्य इतने तेजी से बदल रहे हैं कि जैसे ही आप कुछ शुरू कर रहे हैं दृश्य बदल जा रहा है, फिर आप एक स्टार्टिंग लाइन में खड़े हो जा रहे हैं। और ये बहुत ताकतवर लोग होते हैं जो दृश्य को बदल देते हैं। एक चीज बताऊं मैं कि थोड़ा सा पीछे ले जाकर, कि देवताओं और राक्षसों में जब युद्ध होता था तो देवताओं ने काम करना शुरू किया कि माया की रचना की। और माया में वो जो, मैं राक्षस नहीं कहूंगा, वो जनजाति जो थे वो फंस जाते थे और खुद से लड़ने लगते थे, क्योंकि माया उन्हें समझ में नहीं आती थी। तो माया की रचना की और माया में लोग फंस जाते थे और
लड़ने लगते थे तब देवता आते थे और कहते थे कि भाई ये तो बड़ी लड़ाकू लोग हैं, इन्हें मारो, खत्म करो, और इस तरह से उनको मारने के लिए लीगलाइज कर देते थे और मारते थे। जब इन्हें शुक्राचार्य मिले तो कहे कि अरे भाई, तो इनकी ताकत बढ़ी, बताया हूं। तो इन लोगों ने सबसे पहला जो काम किया कि इसको एड्रेस कर दिया कि भाई तुम मायावी हो। देवताओं को कह दिया कि तुम मायावी हो। पर देवता देवता थे, इसी समय के देवताओं की तरह वो भी ताकतवर थे। उन्होंने माया को ही लीगलाइज कर दिया, कहा कि माया तो अच्छी चीज है भाई, माया भाई ये हमारे अंदर कौशल है, क्या करोगे। जैसे कि अब किसी को कहिए कि अंधभक्त हो तो आज वो लीगलाइज है, कहता है कि हाँ मैं हूं, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से वो, तो जब इस शब्द को ही उन्होंने ग्लैमराइज कर दिया, ग्लोरीफाई कर दिया, तब इन्होंने लगा कि यार ये तो माया तो बड़ी महान चीज है। तो इन्होंने भी माया रचनी शुरू कर दी, राक्षस भी। अब माया रचनी शुरू कर दी, तब देवताओं को लगा कि लाए, तो फिर आ गए। तब इन्होंने क्या किया कि उन्हें कहा कि भाई तुम तो मायावी हो। तो राक्षसों ने कहा कि तुम भी तो हो। तो नहीं, हम मायापति हैं, हम मायापति हैं। कहने का अर्थ है कि जो मैं बोल रहा हूं और जो आप समझ रहे हैं, इस बीच अर्थ बदल दिए जाएंगे। अरे बहुत कठिन परिस्थिति होती है कि जब शब्दों के अर्थ बदल दिए जाएं। जब एक नेता आपको, लेखक को कहता है कि तुम ज्यादा नेता बन रहे हो, तो लेखक को बुरा लग जाता है। लेकिन आप नेता को नेता कहिए, उसे बुरा नहीं लगेगा। टोन चेंज होता है, अर्थ बदल जाएंगे। आपको समझदार भी कर दिया जाता है, आपको तो बुद्धिजीवी कर दिया जाता है, तो आपको बुरा लग जाता है कि बुद्धिजीवी क्यों बोला है। इस पर डिबेट हो जाते हैं। खैर, आपके बुजुर्गों ने अब तक अंधेरे से लड़ना सिखाया था, ये उजाले से आपको मार देंगे। नहीं, हंसने की बात नहीं है, हंस रहे हैं मतलब आपको समझ में नहीं आ रही चीज। ये इतनी रोशनी भर देंगे कि आप, मेरे घर के पास एक पार्क है, 4-4 कदम पर लाइट्स लगा दिए गए उसमें, एकदम स्थूल बात कह रहा हूं। अब शाम को आप जाते हैं तो शाम ही नहीं दिखती है, चकाचक एकदम पूरा चौंधियाया हुआ। मैंने कहा कि यार बहुत रोशनी कर दिया है। एक पास से गुजर रहा है पूरा, अच्छे से कह रहा है कि अब इससे भी आपको प्रॉब्लम है। ले भाई, नहीं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, द्वंद में हमारी नियति, द्वंद में रहना हमारी नियति है। आपने तो द्वंद के बारे में एक चीज समझिए, पहली बात कि द्वंद बुरी चीज नहीं है। और द्वंद के बाद एक शब्द है निर्द्वंद। द्वंद के बारे में एक शब्द मैं बोल दूं कि 10वीं क्लास में मैं पहली बार द्वंद ठीक से लिखना बोलना सीखा था। मैं लास्ट में वो नहीं पढ़ता था, लास्ट वाला वो द्वंद कहता था। वो मास्टर ने जब समास पढ़ाया तो कहा कि भाई द्वंद होता है। तो पहले तो जब उसने समझा दिया, बस मेरे बोलने का स्पीड ही कम हो गया, द्वंद। तो जब आप समझ जाते हैं चीजों को तो स्पीड कम हो जाएगी। तो ये भी है। तो द्वंद की 3 स्थितियां हैं, निर्द्वंद की 3 स्थितियां हैं। एक तो आपने द्वंद पास में आने ही नहीं दिया, और एक आपने द्वंद को पार कर लिया, और एक आप द्वंद से परे हैं। 3 स्थितियां हैं। महाभारत में तीनों का बेजोड़ उदाहरण है। एक है कृष्ण, वो निर्द्वंद है, और एक है दुर्योधन, वो भी निर्द्वंद है। एक ने द्वंद को आने ही नहीं दिया, और एक जो है वो द्वंद के परे है। और दोनों निर्द्वंद हैं, इसलिए दोनों के डायलॉग सेम है, लड़ो हम ही जीतेंगे। ये कृष्ण का भी डायलॉग है और ये दुर्योधन का भी डायलॉग है। तो जब ये दोनों एक ही जैसे बोलते हैं, पर इनमें एक पॉलिटिकल डिफरेंस होता है। एक तीसरी स्थिति है झेल कर पार करना, तो उसमें एक कैरेक्टर है सिर्फ द्रौपदी। वो भी द्वंद को झेल कर पार किया, वो भी कह रही है कि लड़ाई तो चाहिए, लड़ाई तो चाहिए। तो भाई, और बाकी जितने हैं सब द्वंद में है,
क्योंकि मैंने बताया था कि द्वंद्व एक सुविधाजनक चीज है, क्योंकि सबके पास सब सुविधाजनक है सब। राही ने कहा था कि महाभारत का सबसे ताकतवर, सबसे महान, सबसे महापुरुष, सबसे विद्वान और सबसे कंफ्यूज्ड व्यक्ति का नाम भीष्म है। वो द्वंद्व में है क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स है, सब लोग रिलैक्स। द्वंद्व को आप ऐसे द्वंद्व, दो मैं स्थितियों की बात, मैं अपना अपना तो द्वंद्व पता ही, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे ही द्वंद्व है, आप समझते रहिएगा और मेरे से कोई प्रश्न मत पूछिएगा मेरे बोल देने के बाद, ठीक है? क्योंकि आप नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो नंबर नहीं देकर आपको पास करूंगा। आप यूनिवर्सिटी में टीचर से पूछिए, वो वहाँ दिक्कत है। आप लेकर जाएं प्रश्नों को और सोचें उस पर, क्योंकि आपने तुरंत प्रश्न पूछे और तुरंत मैंने उत्तर दिया और आप खुश हो गए, ये बाबाओं का काम है कि कैसे ठीक होगा, तो शनिवार का व्रत करो। इससे सिर्फ अंधेरा पैदा होता है, खराब अंधेरा पैदा होता है। अंधेरे भी दो तरह के होते हैं। तुलसी द्वंद्व में है, फिर समझिए द्वंद्व बुरी चीज नहीं है, तुलसी द्वंद्व में है। वही जो राम रचि राखा का को तर्क बढ़ा उनता था। दूसरा है कि कर्म प्रधान में ईश्वर रचि राखा, जो जस करें तो दस बज। एक जगह कर्म प्रधान, एक जगह करेंगे ना राम जो कहेंगे, वो द्वंद्व में है। कबीर द्वंद्व में नहीं, कबीर उसको क्रॉस कर जाते हैं। बेचैन है, जो द्वंद्व से पार करके गया वो बेचैन रहेगा। कबीर कहते हैं कि दुखिया सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। वो बेचैन है। ये स्वर्ग नरक की बात करते हैं तुलसी, वैकुंठ मिल जाएगा, फलान मिल जाएगा। वो वैकुंठ को पार करके घर चला जाता, भक्त हमको चाहिए ही नहीं, सीधी सी बात है। वहां बेचैनी है, इतनी यातना दो। द्वंद्व, आप काफका को देखिए ना, रात भर खून की उल्टियां करता है और सुबह कहानी लिखता है, द्वंद्व में है। सुविधाजनक स्थिति में होंगे तो द्वंद्व में होंगे। वो द्वंद्व में तब होता है जब वो प्रेम करता है, अपनी प्रेम पत्र लिखता है, खाली द्वंद्व से भरा हुआ है प्रेम पत्र। उसके वहां वो द्वंद्व का महासागर है, वहां जहां प्रेम कर रहा है और जहां अपनी रचनाएं लिख रहा है। वो पीड़ा का महाकाव्य है सब, वहां वो द्वंद्व में नहीं है। द्वंद्व में नहीं है मतलब द्वंद्व को पार कर गया है, वहां टाइम नहीं है उसके पास, वो मर रहा है भाई। मुक्तिबोध के बारे में पढ़ाते हैं लोग कि द्वंद्व है, द्वंद्व है, द्वंद्व में कोई अंधेरे में लिखेगा, जिसके पास द्वंद्व होगा वो अंधेरे में लिखेगा। मुक्तिबोध में द्वंद्व नहीं है, मुक्तिबोध में एक अंधेरा है। मुक्तिबोध अंधेरे में नहीं है, समझिए इस बात को। मुक्तिबोध में एक अंधेरा है। हर लेखक जो उस पीड़ा को पार करता है वो एक छलांग लगाता है और वो बहुत गहरा काला महासागर है, उसमें वो रोशनी की तलाश भी नहीं करता। वो जानता है कि यहाँ कुछ नहीं है, वहां वो द्वंद्व में नहीं है, वो जानबूझकर कूदा है। वहां कोई द्वंद्व नहीं है मुक्तिबोध के पास। आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, मुझे पढ़ाया गया था कि बहुत द्वंद्व है मुक्तिबोध में। मंत्र सुने ना, मंत्र 108 बार पढ़ाया जाता है। बंद कमरे में बैठकर 100 बार कहिए चांद का मुंह टेढ़ा है, 100 बार, समझ में आएगा कि उसका अर्थ क्या है। ये कहने की साहस और ताकत समझते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है उस समय कह देना, वो द्वंद्व में है। उसकी बेचैनी को समझा जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा, मेरा जो वॉइस है इस तरह से हो रहा है, बच्चों के लिए हो रहा है, ठीक है ना। वो ये लोग माफ करेंगे मुझे, क्योंकि थोड़ी सी किधर किधर क्या क्या लिख दिया गया है, ठीक है। जाति एक शब्द है और मैं सवर्ण जाति से हूं, और मेरा चमड़ी भी छील दिया जाए ना तो मेरे अंदर से जात खत्म नहीं होगी, ये समझ लीजिए। नहीं होगी, ये सच्चाई है। मैं भले ही लिखता रहूं, कहता रहूं, क्योंकि जब मैं लिखता हूं तो मैं पाता हूं कि मेरे शब्द ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे नहीं हो रहे हैं, और ईमानदारी आ ही नहीं रही। मेरे चाचा थे गांव पर, ये मेरे द्वंद्व हैं, यहां से समझिए। मेरे चाचा थे गांव पर, पहलवान टाइप आदमी थे, द्वार बाहर रहे थे।
दुआर दुआर रहे थे, और मेरे रास्ते से एक बुधन साहब बोलकर एक चमार जाति के व्यक्ति जा रहे थे। उनके साथ उनका 10 साल का बेटा था, और तब मेरी उम्र 10 साल की थी, और उसका नाम मनोज था, और मेरा दोस्त था, मेरे साथ क्रिकेट खेलता था। और उनका गमछा किसी ने चुरा लिया था। बाजार में मजाक करते वक्त बुधन साहब थोड़े से नाटे से व्यक्ति थे, छोटे से, काले से। यहाँ मैं जानबूझकर शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, आप लोग समझदार लोग हैं। चाचा झाड़ू से मारने लगे उसको। वो गालियां देता हुआ जा रहा था, उनको नहीं दे रहा था, वो दूसरे को दे रहा था जिसने उनकी गमछा। चाचा झाड़ू से मारने लगे, और मैं वहीं खड़ा था, और मनोज वहीं खड़ा था अपने बाबा के पास। बुधन साहब की आंखों में आंसू नहीं थे। बुधन साहब चुप थे और कह रहे थे कि हाँ बाबू गलती हो गया। मैंने भोजपुरी में बोले, हाँ बाबू गलती हो गई, गाली गलती से निकल गया। उनकी आंखें सूखी हुई थी, वहां कोई हो गया तो सूखी हुई थी। मनोज मेरी तरफ देख रहा था। मनोज से मैं कभी आंख नहीं मिला पाया। मनोज आज मेरी ही उम्र का है, बुधन सा है। मैं जब कहानियां लिखने की सोचता हूं तो सोचता हूं कि चाचा के एंगल से लिखूं। चाचा ऐसा नहीं कि गाली नहीं देते थे, उनको गालियों से परहेज नहीं था। कि बुधन शाह की आंखों से देखूं कि मनोज की आंखों से देखूं, किसकी आंखों से लिखूं उस कहानी को, ये मेरे द्वंद्व है। मैं सोचता हूं कि क्या मनोज को लिखनी होती कहानी तो उसके अंदर कोई द्वंद्व होता है। मनोज उस पीड़ा को झेला था, उसके अंदर कोई द्वंद्व नहीं था। पीड़ा एक खतरनाक चीज है, अच्छी भी चीज है, रचनात्मक चीज है। हम लोग तो पीड़ादायक, एक मैडम मिली थी, बोल रही थी कि मैं डार्क चीजें नहीं पढ़ता हूँ, देखती हूँ और ना ही पढ़ती हूँ। इसका मतलब आप समझते हैं, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो डार्क चीजें देखना पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब है आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। डार्क पढ़ेंगे तो दिक्कतें पैदा होंगी, अंदर बेचैनियां पैदा होंगी। सोचिए जो लिखा होगा वो झेला होगा, वो किस मन स्थिति में लिखा होगा, किस मन स्थिति में जिया होगा। तो मैंने शुरू में ही कही थी बात कि मेरे अंदर से जाति खत्म नहीं होगी। ये मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, ये सच है। क्योंकि अगर हो नहीं होती तो मैं बुधन साहब को बुधन साहब कहता ही नहीं, चाचा बाबा कुछ कहता। मेरे घर में सिखाया गया था, मुसलमान लोग जो हैं या दूसरे जाति के लोग हैं उन्हें चाचा बाबा सिखा, लेकिन उन लोगों को नाम लेके ही बुलाना सिखाया गया। इतनी अभी भी नहीं निकलता है बाबा चाचा। तो मैं कह लूं, मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर से चीजें खत्म हों। अगर किसी संवर्णित लेखक को लगता है भाई, ये एकदम जान लो तुम लोग बात, उसे लगता होगा कि वो निकल गया है तो वो अपनी घर की रोटी नहीं खा पाता। ये सच्चाई है। उस घर की रोटी आप कैसे खा लेंगे? जिस घर में रहते हैं वहां सारा कुकर्म होता है दलितों के प्रति और फलान सब, और आप उसी में रह रहे हैं। आपका वो कंफर्ट जोन है, मजा आता है। इधर आकर लिख दिए कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा है नहीं। कुछ दिन पहले तक मैं मानता था कि जब मेरी उम्र 35 की थी, ये कहानी एक क्राफ्ट है। सिखाया गया था, बताया गया था नहीं, लेखक जिए कैसे भी लेखन अलग होगा। ऐसा नहीं है। उसके उदाहरण भी दिए जाते थे, मैं खुद देता था कि बैलों की कथा लिखने के लिए कोई बैल बनेगा, मरे हुए की कहानी तब कैसे लिखी जाएगी? कोई मरेगा, सर मरना पड़ेगा तभी लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिखी जाएगी। वो बेकार की बातें हैं, वो सब वो क्राफ्ट ही रहेगा जिंदगी भर। वो कहीं टच नहीं करेंगी चीजें। जो कहानियां 500 साल 700 साल पहले की कबीर के जो शब्द हैं वो आपको द्वेलित कर रहे हैं,
गांधी में द्वंद्व है, अंबेडकर में द्वंद्व नहीं है। गांधी में इसलिए द्वंद्व है कि गांधी का जो दुख है उनका अपना दुख नहीं है, वो समाज के दुख को लेकर सर बैठे हुए ताक रहे हैं। अभी इतिहास इनका विषय है। अब दिक्कत होती है, प्रियंवद सर देख रहे हैं मुझे, तो दिक्कत होती है क्योंकि इन्हीं लोगों को हम लोगों ने पढ़ा है। गांधी में द्वंद्व है, अंबेडकर में द्वंद्व नहीं है, क्योंकि अंबेडकर का अपना झेला हुआ है। गांधी ने समाज के दुख को महसूस किया है और लिख रहे हैं। इसलिए वो ठीक है, हो गया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आरोही जी। मैंने कहा था ना कि बहुत रोचक बोलते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि रोचक बोलते बोलते रुला भी देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, और अब तक जो बातचीत हो रही थी, कल से लेके अब तक जितनी बातें हुई हैं, बिल्कुल उसके उलट कि द्वंद्व उन्हें ही होगा जो सुविधा में है, जो संशय में है, और उन्हें ही द्वंद्व होगा। लेखक बनना जो है वो द्वंद्व के बाद की बात है। जब आप द्वंद्व से बाहर निकल जाते हैं तभी आप रचते हैं, तभी आप लिख सकते हैं, और उसके लिए पीड़ा जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बहुत महत्वपूर्ण स्थापना आपकी है। हो सकता है कि आगे की बात में, आगे की बातचीत में आपकी ये महत्वपूर्ण स्थापनाएं पृष्ठभूमि के रूप में रहे।